साल था 1812। एक स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस हैमिल्टन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ह्यूएन सांग की बुक सी यू की मिलती है। इस बुक में ह्यूएन सांग, जो कि 7th सेंचुरी के एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने अपनी इंडियन जर्नी के बारे में डिस्क्राइब करा था, जहां वो नालंदा यूनिवर्सिटी में 16 साल तक रहे थे। इस बुक को पढ़ के वे पूरी तरह शॉक हो चुके थे। उन्हें पता था कि अगर सच में इंडिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी रही होगी तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात होगी। वो जल्दी से वहाँ पे सर्वे के लिए चले जाते हैं, जो लोकेशन बुक में लिखी थी, बट उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, या कहे तो कुछ खास नहीं मिलता, क्योंकि असली नालंदा यूनिवर्सिटी तो उनके पैरों के नीचे थी। इसके बाद साल 1847 में मार्करम किटोई नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट भी इस जगह को विजिट करते हैं, बट उन्हें भी ये समझ नहीं आया कि असली नालंदा यूनिवर्सिटी ज़मीन के अंदर है। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन हिस्ट्री को ही बदल दिया। साल 1861 इस टाइम पे फार्मर्स को उस एरिया के आसपास अलग अलग आइडल्स मिलने लगे, हिंदू एंड बुद्धिस्ट गॉड्स के। ये बात जब एएसआई को पता चली तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, और इस इन्वेस्टिगेशन ने नालंदा के राज खोल दिए। इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद साल 1915 से 37 के बीच में एक और इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें ये प्रूव हुआ कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी आग लगी थी। ये यूनिवर्सिटी इंडिया के एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी, बट पूरे 800 साल तक एजुकेशन को दुनिया भर में फैलाने के बाद आखिर क्या हुआ इस यूनिवर्सिटी के साथ, और 700 साल तक दुनिया से अनजान क्यों रही ये यूनिवर्सिटी। तो आज हम जानेंगे द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्ता रूलर कुमार गुप्ता वन के द्वारा बनाया गया था, और ऐसा भी कहते हैं कि ये उसी जगह पे बनाया गया था जहाँ पे गौतम बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स दी थी, और उनकी टीचिंग्स को प्रमोट करते हुए उन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनवाई थी। 1427 एडी में नालंदा ये बनी थी। ये नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बनता है, जो है ना प्लस अलम प्लस दा, जिसका मतलब होता है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 के करीब स्टूडेंट्स और 2,000 से करीब टीचर्स होते थे, और ये यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। मतलब अलग अलग देशों से लोग आके यहाँ पे रहते थे, और चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पर्शिया, ग्रीस और भी बहुत से और कंट्रीज से लोग यहाँ एडमिशन के लिए आया करते थे। बट यहाँ पे एडमिशन लेना आसान नहीं था। सिर्फ 10% लोग ही जो एग्ज़ाम देते थे, उनमें से सिर्फ 10% लोग ही इस यूनिवर्सिटी को में एंटर कर पाते थे। एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ के डोर कीपर्स लेते थे, बट इसके बावजूद ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता था, कॉज इनके डोर कीपर्स भी बहुत इंटेलिजेंट होते थे, जिनको बहुत सी अलग अलग भाषाएं आती थी। जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती थी एडमिशन की, वो थी कि आपको पाली और संस्कृत आनी चाहिए, एंड ऑल्सो आपको बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में और बुद्धा के बारे में पता होना चाहिए था। ऑल्सो इस यूनिवर्सिटी में किसी को फीस भी नहीं देनी पड़ती थी। तो ये यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के लिए पैसे कहाँ से आते होंगे? तो ये लोग पैसे आसपास के विलेजेस से डोनेशन लेते थे, और उसी पैसे से अपनी यूनिवर्सिटी को चलाया करते थे। यहाँ पे बहुत से महान लोग जैसे चरक, आयुर्वेदा, सुश्रुता, नागार्जुना, कुछ फॉरेनर्स जैसे फाहिन, ई सिंह, जूंगजांग और ह्यूएन सांग, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, वो पढ़ चुके थे। इवन जीरो की इन्वेंशन करने वाले आर्यभट्टा भी यहीं से पढ़े थे। इन सभी लोगों ने वर्ल्ड के लिए बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन किए, और ये हम सब जानते हैं। बात करें यूनिवर्सिटी के साइज़ के बारे में, तो स्टार्टिंग में तो ये यूनिवर्सिटी नॉर्मल छोटी सी थी, बट जैसे जैसे कुमार गुप्ता के सक्सेसर्स आते गए, इस यूनिवर्सिटी का साइज़ बढ़ता गया। मुनिश्री, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट्स में बताया कि ये यूनिवर्सिटी उस टाइम पे 48 लीज की थी। 1 ली इस टाइम पे 500 मीटर्स होता है, तो इसका मतलब 48 लीज का मतलब 24 किलोमीटर होता होगा। बट अनफॉर्चुनेटली इसका 85% से ज़्यादा एरिया अभी भी ज़मीन के नीचे है, बट वहाँ हम सेटलमेंट हो जाने की वजह से उस एरिया को एक्सकेवेट नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी के बहुत से और भी सीक्रेट्स हो जो अभी भी ज़मीन के नीचे दबे हुए हो।
इस यूनिवर्सिटी में बहुत सी मॉनेस्ट्रीज होती थी और हर मॉनेस्ट्री में अराउंड 35 बच्चे रहते थे जिनके एक टीचर होते थे। हर मॉनेस्ट्री के पास अपना खुद का कुआं होता था जहाँ पे ये पानी लाते थे। मॉनेस्ट्री के बीच में एक एरिया होता था जहाँ पे पढ़ाई, खाना और सोशल इवेंट्स होते थे। 35 बच्चे के लिए एक एक अलग अलग रूम होते थे जिसमें डोर नहीं होते थे। यहाँ पे बुद्धिज्म के साथ साथ और भी बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जैसे मेडिसिन, साइंस, फिलॉसफी, ग्रामर, मैथ्स, थियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। बट यहाँ की सबसे फेमस जो चीज़ थी वो थी इनकी लाइब्रेरी, जहाँ पे दुनिया भर की बुक्स होती थी। इसे धर्मगुंज या फिर माउंटेन ऑफ ट्रुथ का नाम भी दिया गया है। और यहाँ पे 9 मिलियन प्लस हैंड रिटन पाम लीफ बुक्स होती थी जो इसे उस टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाती थी। इस यूनिवर्सिटी में टोटल 3 अटैक्स हुए बट लास्ट वाला अटैक सबसे खतरनाक था जिसके बाद नालंदा कभी वापस रिस्टोर नहीं हो पाई। सबसे पहला अटैक हुआ था 455 से 467 एडी में, यानी इस यूनिवर्सिटी के इनिशियल फेज में ही, जब समुद्रगुप्ता के रूल कर रहे थे। उस टाइम पे हुनास ने मिहिकुला की लीडरशिप में किया था। इसके बाद नालंदा को रिस्टोर किया और भी मॉडिफाई किया गया था। अगला अटैक अर्ली 7th सेंचुरी में हुआ था, बंगाल के गुदाज राजवंश ने किया था और इसके बाद हर्षवर्धना ने इसको रिस्टोर करा था। तीसरा अटैक जो था वो किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि एक घुरीद जनरल था। घोरी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसके बाद आप उसे भी देख सकते हैं। वैसे तो कोई कंफर्म रीज़न नहीं है कि उसने ये यूनिवर्सिटी क्यों डिस्ट्रॉय की थी, बट एक स्टोरी बहुत पॉपुलर है, वो है कि बख्तियार खिलजी को एक बहुत बड़ी बीमारी हुई थी और उसके ऑफिशियल जो थे वो उस बीमारी को ठीक तो छोड़ो उसे का पता भी नहीं लगा पा रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो उन्होंने उससे ये कहा कि अब सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के हेड आचार्य श्री राहुल श्रीभद्रा ही उन्हें ठीक कर सकते हैं और कोई रास्ता ना होने की वजह से उन्हें बुलाया भी गया। बट एक शर्त रखी गई कि वो किसी नॉन मुस्लिम से कोई भी दवा नहीं लेंगे। आचार्य राहुल श्रीभद्रा ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा और अगले ही दिन उसे कुरान लाके दी और रोज़ पढ़ने को कहा। खिलजी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय में उसकी तबीयत ठीक हो गई। हैरान होकर खिलजी ने राहुल श्रीभद्रा से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे पेजेस पर दवाई लगाई हुई थी और जब भी वो पेजेस पलटता तो उसके हाथ में दवा अब्जॉर्ब हो जाती थी। ये बात सुन के जहाँ कोई थैंकफुल होगा नालंदा यूनिवर्सिटी और राहुल श्रीभद्रा पे, तो वही उसे इस बात से जेलसी फील हो रही थी कि उनके देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। इसी जलन की वजह से उसने नालंदा पे हमला कर दिया और हज़ारों टीचर्स और स्टूडेंट्स की जान गई और पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई। महीनों तक बुक्स जलती रही और एक बड़ी तबाही फैली। मिन्हाज सिराज एक पर्शियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने 1206 में एक बुक रिलीज़ करी थी, तबाकत नसीरी। इसमें उन्होंने इस तबाही को बहुत डिटेल में बताया था। इसी बुक के थ्रू हमें ये भी कंफर्म होता है कि बख्तियार खिलजी ने ही इस यूनिवर्सिटी को जलाया था, पर ये जो स्टोरी थी वो हो सकता है कि वो गलत हो। अब ये नालंदा 700 सालों तक ज़मीन में ही दबी हुई थी और ये कैसे हमारे सामने आई वो तो हमने शुरू में ही जान लिया था। बट अब फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2006 में फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में नालंदा को रीबिल्ड करने का आइडिया पास किया था और साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास किया गया था। फिर 19 जून 2024 के हिस्टोरिक डे पर इंडिया ने फिर एक बार नालंदा इंडिया में आया था। आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।